हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे ड्यू एज वेल रेगुलर एनसीवेब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 4 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिस्ट्री 4 सेमेस्टर का है, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में रिसेंटली जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो 3 है और इससे पहले 2 ऑलरेडी अपलोड है, वो देखिएगा। ये हिस्ट्री की वीडियो होगी। देखिए, अभिलेखागार और संग्रहालय, इसके बारे में हम बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ध्यान से देखिए। आउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय पुस्तकालय और संग्रहालय सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड, ये हम आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे डिटेल में, आप पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके एग्जाम में आएगा, जो कि हिस्ट्री 4 सेमेस्टर, ये रेगुलर एनसीवेब सभी को बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन देखिए, अभिलेखीय पुस्तकालय और संग्रहालय सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, अभिलेखीय पुस्तकालय और संग्रहालय सामग्री के बीच अंतर किस प्रकार हम देते हैं। अभिलेखीय संस्थाओं, पुस्तकालय और संग्रहालय को अक्सर संबंधित संस्थान माना जाता है। यद्यपि पुस्तकालय, संग्रहालय, अभिलेखागार सभी सांस्कृतिक साधनों के आवास के समान भंडार की तरह दिखते हैं। मिशन में कुछ मूलभूत अंतर है। क्या एकत्र किया जाता है और काम कैसे व्यवस्थित किया जाता है, वस्तुओं का वर्णन कैसे किया जाता है और संस्था अपने उपयोगकर्ताओं से कैसे संबंधित होती है। यहाँ एक तुलना यह है जो 3 संस्थाओं के बीच मुख्य अंतर उजागर करेगी। तो फ्रेंड, हम देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है कि पुस्तकालय व अभिलेखगार सभी सांस्कृतिक साधनों के आवास के समान एक भंडार होता है, भंडार की तरह देखने को मिल सकता है। ये एक मिशन भी होता है जिसमें मूलभूत अंतर हो सकते हैं। और ये एकत्र किया जाता है, काम की व्यवस्था कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, वस्तुओं का वर्णन कैसे करना है, इन सभी का उपयोगकर्ताओं से कैसे संबंधित है, यही हमें बताना है अभिलेखीय पुस्तकालय। चलिए देखते हैं फर्स्ट आंसर, वस्तुओं की खरीद। हम वस्तुओं की खरीद पे अंतर बता सकते हैं। जैसे अधिग्रहण, पूरी लख सामग्री आमतौर पर सीधे लेखक या निर्माता से प्राप्त की जाती है। दस्तावेज आमतौर पर दान किए जाते हैं, खरीद नहीं जाते। अधिकांश समय अभिलेखीय विरासत के व्यापक ज्ञान वाले पूरा लेखापाल अधिग्रहण के लिए अभिलेखीय मूल्य वाले अभिलेखों का चयन करते हैं। अभिलेखों का चयन आमतौर पर अभिलेखगार, अधिग्रहणी और मूल्यांकन नीतियां और संस्थागत जना देश के अनुसार होता है। आमतौर पर कानून के संदर्भ में पूरा लेख भंडार एक परिभाषित और भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र के भीतर निर्धारित कानूनी व्यक्तियों संगठनों का योग्यता और रिकॉर्ड को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, इसलिए उन्हें माना नहीं जा सकता। तो आप ये देख सकते हैं, ये कह क्या रहा है कि वस्तुओं की खरीद, जो कि हम वस्तुओं की खरीद करते हैं तो उसकी निर्माता से हमें प्राप्त होता है कि दस्तावेज आमतौर पर दान किए जाते हैं, खरीदा बेचा नहीं जाता। अधिकांश समय अभिलेख विरासत के व्यापक ज्ञान वाले पुराने लेखाकाल अधिग्रहण के लिए हो सकते हैं। और ये भी देखा जा सकता है कि जो अभिलेखागार होते हैं अधिग्रहण करते हैं और मूल्यांकन नीतियों और संस्थागत जनादेश के अनुसार हो सकता है। तो चलिए और देखते हैं, इसके रिकॉर्ड को जो भी करते हैं उसको स्वीकार किया जाता है। पुस्तकालय सामग्री मुख्य रूप से प्रकाशकों या पुस्तकालय विक्रेताओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे पुस्तकालय सामग्री होती है वो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे बेचते हैं, सेलर होते हैं, विक्रेता, उनके माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पुस्तकालय भी निजी व्यक्तियों से महत्वपूर्ण उपहार मिलते हैं और कभी कभी हम देख सकते हैं जो हमारे निजी होते हैं वह हमें उपहार के रूप में भी, गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। सामग्री का चयन आमतौर पर विशेषज्ञ पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा किया जाता है। सामग्री का चयन आमतौर पर पुस्तकालय संग्रह नीतियों और संस्थागत जनादेश के अनुसार किया जाता है। पुस्तकालय किसी भी भौगोलिक प्रतिबंध के अधीन नहीं होता। पुस्तकालय अगर हम देखा जाए तो किसी भौगोलिक के प्रतिबंधित नहीं हो सकता और दुनिया से भी साहित्य साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी सामग्री होती है वो आमतौर पर खरीदी जाती है और वो किसके द्वारा खरीदी जाती है, जो एक सेलर होता है, विक्रेता, उसको जो हमारे निजी होते हैं, निजी हम देख सकते हैं हमारे रिश्तेदार वगैरह, वो हमें उपहार के तौर पर भी हमें पुस्तकालय दे सकते हैं, जो कि हमें उपहार के रूप में मिलती है। और ये सामग्री चयन आमतौर पर विशेषज्ञ पुस्तकालय जो
लेखक वगैरह होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, इनको चुनाव किया जाता है और चयन आमतौर पर पुस्तकालय संग्रह नीति और संस्थागत जनादेश के अनुसार ही किया जाता है जिनको नॉलेज हो। तो चलिए पहला था हमारा, और दूसरा देखिए संग्रहालय सामग्री में हम क्या कर सकते हैं। संग्रहालय सामग्री को खरीदा या दान किया जा सकता है, जो कि हमने पहले भी दिया है कि इसको हम खरीद भी सकते हैं एक विक्रेता के द्वारा, और हमें निजी लोग दान भी दे सकता है। संग्रहालय का चयन आमतौर पर संग्रहालय विशेषज्ञ द्वारा संग्रहालय संग्रह नीति और संस्थागत जनादेश के अनुसार किया जा सकता है। संग्रहालय दुनिया भर से वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित है। हम एक संग्रहालय तो खोल सकते हैं, दुनिया भर की पुस्तकें तो इकट्ठी कर सकते हैं, पर जब तक उसका किसी के पास नॉलेज विशेषज्ञ ना हो उसका, तो उसको परिभाषित करना मुश्किल हो सकता है। देखिए इसके सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, संग्रहालय के प्रकार और अभिलेखीय संग्रह। किस प्रकार से हम उसके प्रकार को अभिलेख कर सकते हैं। ज्यादातर प्रकाशित सामग्री अर्थात पत्र, पांडुलिपि आदि शामिल है, जो हम हाथ से लिखते हैं, पत्र होते हुए सारे शामिल होते हैं। और संग्रह व्यक्तिगत स्टैंड ओलन या संबंधित वस्तुओं से बने होते हैं। सामग्री आमतौर पर अद्वितीय होती है और कहीं और उपलब्ध नहीं होती। जो सामग्री होती है वो अद्वितीय होती है, जो दिखाई वगैरह नहीं देती और कहीं दूसरी जगह उपलब्ध नहीं होती। पुस्तकालय संग्रह मुख्य रूप से प्रकाशित सामग्री है। जो पुस्तकालय होता है वो एक प्रकाशित सामग्री होती है, जैसे किताबें हो सकती है, पत्रिकाएं होती है, न्यूज़पेपर हो सकती है, मैगजीन हो सकती है आदि आप इसमें लिख सकते हैं। और संग्रहालय असतः श्रेणियों में विभाजित होती है। सामग्री अक्सर कहीं और मिल सकती है और जो इसकी सामग्री होती है वो कहीं भी मिल सकती है। देखिए संग्रहालय का संग्रह, हम उसको संग्रह कैसे कर सकते हैं। मुख्यतः रूप से छोटी पाठ्य सामग्री वाली वस्तुएं होती है। अक्सर भौतिक कलाकृतियां जैसे फर्नीचर, कपड़े, कटलरी आदि सामग्री आमतौर पर अद्वितीय होती है, लेकिन कभी कभी से कहीं और भी पाया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं फर्नीचर, कपड़े, कटलरी और कलाकृतियां ये अद्वितीय होते हैं, लेकिन ये कहीं कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कहीं दूसरी जगह भी मिल सकता है। संग्रहालय का संगठन किस प्रकार किया जाता है। अभिलेखीय सामग्री को उद्गम से संबंधित सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। जो हमारा अभिलेखीय होता है सामग्री, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत है उसके रूप को हम व्यवस्थित एक तरीके एक ढंग से व्यवस्था कर सकते हैं। संग्रहालयकर्ता संग्रह के निर्माताओं द्वारा आयोजित दस्तावेजों के क्रम को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और संग्रह को बौद्धिक क्रम को खोज सहायता में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भी हमारी संग्रहालय होती है उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं, उसको क्रम में एक व्यवस्थित ढंग से लगा सकते हैं। संग्रहालय का भौतिक क्रम सामग्री के आकार और प्रारूप पर निर्भर करता है। उनके आकार किस तरीके से, मतलब बड़े नीचे फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा, छोटा छोटा, इस तरीके से हम उनके आकार से निर्भरता से भी कर सकते हैं। इसलिए संग्रहालय बौद्धिक क्रम से मेल नहीं खा सकता। और अगर हम ढंग से लगाएंगे, तरीके से लगाएंगे, तो हमें पुस्तकें ढूंढने में भी आसानी होती है। इसलिए देखते हैं पुस्तकालय सामग्री किस प्रकार किया जा सकता है। पुस्तकालय सामग्री को विषय वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए हमने जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण के अनुसार हम व्यवस्था किया जा सकता है। संग्रह का संगठन पुस्तकालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि सामग्री के निर्माता द्वारा। प्रदर्शनी उद्देश्यों के लिए एक थीम बनाने के लिए संग्रहालय सामग्री को मुख्य रूप से एक साथ समूहकृत किया जाता है। इसलिए वस्तुओं को सामग्री के निर्माता के बजाय स्वयं संग्रहालय द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। संग्रहालय का विवरण किस प्रकार हम दे सकते हैं। देखिए संग्रहालय एक शौकीनीय, जैसे शौकीन, श्रृंखला, उप श्रृंखला, फाइल, आइटम के भीतर संग्रह सामग्री को कई अलग अलग सामूहिक स्तर पर वर्णित किया जा गया। संग्रह की प्रत्येक भाग के विवरण एक बहुस्तरीय अभिलेखीय विवरण होती है। यह सहायता प्राप्त करने में एक साथ जुड़े हुए हैं। फाइंडिंग एड्स में अक्सर एक्सप्रेस पॉइंट होते हैं, जैसे विशेष, शीर्षक, भौगोलिक शीर्षक, प्राधिकरण, रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं कि किसी भी पुस्तक वगैरह को आप उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले जो भी होगा हाईलाइट किया होता है, उसको पॉइंट किया होता है, उसका शीर्ष क्या है, भौगोलिक क्या, शीर्ष क्या है। उसी तरीके से प्राधिकरण, रिकॉर्ड अर्थात अभिलेखीय सामग्री के निर्माता का नाम भी लिखते हैं। पुस्तकालय में सामग्री का व्यक्तिगत स्तर वर्णित किया जाता है। अगर हम पुस्तक लेते हैं तो उसकी सारी डिटेल वहाँ फिल होती है। उदाहरण के लिए एक पुस्तक के लिए कैटलॉग, रिफोडी, अलग अलग
मदों के लिए विवरण तब तक एक साथ नहीं जुड़ते होते जब तक कि वो मद एक की श्रृंखला नहीं होती थी। अगर हम एक उदाहरण में देख सकते हैं कि एक पुस्तक का कैटलॉग रिपोर्ट अलग अलग मदों के लिए अलग अलग विवरण होता है और एक साथ नहीं किया जा सकता जब तक वे मदों की एक श्रृंखला नहीं होती। बनाते पुस्तकालय कैटलॉग रिकॉर्ड में विशेष शीर्ष होते हैं, उनकी विषय अलग से शीर्षक पर आती है। संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? ज्यादातर वित्तीय, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मूल्य वाली अनूठी वस्तुओं को एकत्र करते हैं। सुरक्षा और चल रहे संरक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को अक्सर महत्वपूर्ण ध्यान प्रयासों की आवश्यकता होती है। कई संग्रहालय में सूचना खोज प्रणाली को कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है, ना कि आम जनता के लिए। संग्रहालय का पहुंच अभिलेख, संग्रहालय का पहुंच कहाँ हो सकता है? देख सकते हैं अभिलेखीय सामग्री संस्था के बाहर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। जो भी हमारी अभिलेखीय सामग्री होती है वो संस्था के बाहर नहीं होती, इसे साइट पर ही एक्सेस किया जाना चाहिए और केवल चुनिंदा सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होती है। कुछ जानकारी तक पहुंच सकती है, प्रतिबंधित भी होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्तिगत फाइल, गोद लेने के रिकॉर्ड, जन्म रिकॉर्ड सामग्री को सावधानी से संभालना चाहिए और अभिलेखागार अनुसाधन संचालित होते हुए भी सुलभ, लेकिन केवल एक आवंटित क्षेत्र में ही परामर्श किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो भी हम अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें, एक व्यक्तिगत फाइल को गोद लेने के रिकॉर्ड, जन्म रिकॉर्ड, सारी सामग्री हम ऐसे ही किसी को लीक नहीं करते, हम इसका पर्सनली डाटा रखते हैं। इसी तरीके से हम जो भी सामग्री लेते हैं उसकी सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए और उसका अभिलेखागार अनुसाधन संचालित होना चाहिए। वो सुलभ होते हैं, लेकिन केवल एक आवंटित क्षेत्र में ही परामर्श किया जा सकता है। मतलब एक ही जगह एक ही क्षेत्र में होना चाहिए, सभी में नहीं भेजा जा सकता। शोधकर्ता को आवश्यकता जानकारी प्राप्त करने के लिए वस्तु भौतिक रूप से आदेशित अभिलेखों के लिए माध्यम से किया जाना चाहिए। जो भी हमारे शोधकर्ता होते हैं उनको परामर्श देने के लिए हम जो भी हमारी वस्तु दर वस्तु होती है भौतिक रूप से जो आदेशित होती है उनको हम माध्यम से जाना चाहिए, उनकी बताना चाहिए कि किस प्रकार है। अधिकांश पुस्तकालय सामग्री को ऑफ साइट ले जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी अधिकांश पुस्तकालय सामग्री होती है उसको ऑफ साइट ले जाया जा सकता है या ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि कुछ आइटम जैसे विशेष संग्रहालय, दुर्लभ संग्रहालय जो केवल साइट पर ही उपलब्ध होते हैं, आप देखे होंगे कुछ चीजें सिर्फ उसी की वेबसाइट पर साइट पर मिलेगा, अदर वेबसाइट पर आपको उपलब्ध नहीं होगी। उसी तरह ये जो अधिकांश पुस्तकालय सामग्री होती है वो दुर्लभ संग्रह के होते हैं जो केवल साइट पर ही उपलब्ध होते हैं। पुस्तकालयों में खुली पहुंच नीतियाँ होती है, दूसरे शब्दों में वो आम जनता के लिए सभी प्रारूप में सूचना के लिए स्वतंत्र खुली पहुंच की वकालत करते हैं। पुस्तकालय उपयोगकर्ता द्वारा संचालित होते हैं और बड़ी मात्रा में सामग्री तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और उन वस्तुओं का चयन करता है जिनमें वो रुचि रखता है। तो आप देख सकते हैं एक संग्रहालय हम जब भी लगाते हैं तो उसके माध्यम से उपयोगकर्ता घूमने के लिए एक स्वतंत्र होता है, उसको जहाँ मर्जी हो वहाँ तक घूमे, वहाँ तक वो वस्तुएं देखे और वस्तुओं का चयन करे, जिसमें उसकी रुचि हो वही लेगा। आप ये नहीं कह सकते कि संग्रहालय हमारा तो हमें जो बेचे वही लेगा, वो अपनी मनपसंद रुचियों से लेगा। संग्रहालय सामग्री में क्या क्या ले सकते हैं? संस्थाओं को बाहर उपलब्ध नहीं है, इसलिए साइट पर ही पहुंचा जाना चाहिए। केवल चुनिंदा सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर जनता को उन वस्तुओं को संभालने की अनुमति नहीं होती। जो मुख्य रूप से प्रदर्शनीय सामग्री है, वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा प्रदर्शन हॉल में स्थान ये प्रदर्शनी पर होता है जहाँ जनता की पहुंच होती है, लेकिन संग्रहालय अपनी अधिकांश संग्रहालय को सुरक्षित भंडार में रखते हैं। जो भी संग्रहालय होते हैं जो भी उनके लिए इम्पोर्टेंस होते हैं उन्हें सुरक्षित भंडार में ही रखा जाता है, जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला नहीं होता, ओनली प्राइवेट पर्सन के लिए होता है जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। और संग्रहालय एक क्यूरेटर द्वारा संचालित हो जाए जो कि एक ऐतिहासिक रूप जाना जा सकता है। उन्हें केवल सीमित होल्डिंग तक पहुंचा प्रदान की जा सकती है, आमतौर पर एक विशेष व्याख्या या संदर्भ के माध्यम से प्रदर्शित, जैसा कि क्यूरेटोरियल्स और शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा निर्धारित किया है। संग्रहालय संदर्भ व्याख्या एक ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता नेविगेट कर सकता है। एक उपयोगकर्ता जो भी होता है उसे नेविगेट भी कर सकता है। वेबसाइट कीमत, वेबसाइट कीमत हम किस तरह कर सकते हैं? संग्रहालय में पूरा लेख सामग्री को कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है और वित्तीय विचार इसके निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाते। अभिलेखीय संग्रह बेचे नहीं जा सकता। अभिलेखीय कानून संग्रह को तोड़ना अपराध माना जा सकता है।
आप देख सकते हैं जो भी हमारा एक वेबसाइट मूल्य उससे हम तोड़ नहीं सकते। जिस मूल्य पे हम बेचेंगे वस्तु है पुस्तक है उसी मूल्य पर हम ले सकते हैं। उसके जो भी फाइनेंशियल विचार होते हैं उसके निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती हमारी, और उसके अभिलेख जो भी बेचा नहीं जा सकता उसके लिए कानून तोड़ना भी अपराध होता है। पुस्तकालय सामग्री व्यावसायिक रूप से बिक्री योग्य है और संग्रहालय की वस्तु है व्यावसायिक रूप से ही बिक्री योग्य होती है। जो भी संग्रहालय की वस्तु होती है वो व्यावसायिक रूप से एक बिजनेस की तरह ही योग्य होती है बेचने के। अभिलेखागार, संग्रहालय और पुस्तकालय को विरासत संस्था माना जाता है। उनमें से प्रत्येक को ज्ञान के एक ही निकाय को इकट्ठा करने के लिए, जो कि हम इकट्ठा कर सकते हैं, डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन उसके विशेष परिचालन प्रस्ताव मानक उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। अपने मतभेदों के बावजूद उन सभी को स्थानीय समुदाय में एक मजबूत क्षेत्रीय और मनोरंजक भूमिका निभाने को मिलती है। तो फ्रेंड ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि आप देख सकते थे क्वेश्चन किस तरीके से, और इसका आंसर ये था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप अभी तक नहीं लिया, बैक करके, और प्लस आप क्वेश्चन को अगेन देख सकते हैं। अभिलेखीय पुस्तकालय और संग्रहालय सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम को देखते हुए हमने वीडियो बनाई है। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। इसके पहले के 2 वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।